हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अम्ल क्षार लवण के जो है उनके जलीय विलयन, पीएच, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़रा इसको, क्या है कि अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन। पहला लेक्चर जो है उसमें था कि अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। उस लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन और उदासीनीकरण अभिक्रिया और पीएच के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन है, यानी अम्ल और क्षार जलीय विलयन में घुल के क्या देते हैं। तो अम्लों में बताया गया था आपको कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन एक तत्व होता है और वो लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन को, यानी कि जब अम्ल को पानी में घोला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि H+ आयन बाहर निकल जाता है। और जब H+ आयन बाहर निकलेगा तो वो जो है आपका जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि H+ आयन बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसलिए वो क्या करेगा, जल से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं। अतः H+ आयन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसे हम H3O+ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे HCl है, ये वाटर है ऊपर, यानी कि वाटर में जब HCl को घोला गया तो H+ और जो है Cl- में ब्रेक हो गया। अब ये H+ आयन जो है आपका वाटर के साथ यानी H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ बनाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्षार होता है, तो क्षार जब जलीय विलयन में घुलता है तो क्या बनाता है, OH- आयन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक सॉल्ट है, यानी कि लवण है, सॉरी क्षार है। ठीक है, तो ये क्षार है यानी कि बेस है। तो इसको जब वाटर में यानी कि पानी में घोला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ और OH- बनाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करते हैं तो फलस्वरूप जो है साल्ट यानी कि लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्शन करते हैं तो दोनों रिएक्शन करने से क्या होता है, दोनों का जो प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि अम्ल का भी अपना प्रभाव दूर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, और क्षार का भी वो न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद जो बनता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, उसमें ना अम्ल का गुण रहता है ना क्षार का, क्योंकि दोनों प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट प्रभाव वाले होते हैं। तो रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि HCl है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaCl। इसको हम बोल देंगे लवण, यानी कि साल्ट। ठीक है, तो ये आपका ये क्या है, साल्ट यानी कि लवण, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इसका जो है एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आप बता देंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और एक उदाहरण आप दे देंगे कि HCl+, यहाँ पर HCl अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, और रिएक्शन करके आप जो है NaCl प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फिर अगला क्या है, अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता। कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल होता है, कौन सा क्षार ज़्यादा प्रबल होता है, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए इसको जो है जल में हम घोलेंगे। जो अम्ल या जो क्षार जल में जितना तेज़ी से घुल जाता है उसको हम उतना ही प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा, आयनन मतलब पानी में घुलने की मात्रा जो होती है वो अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। कोई भी चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, वो अगर जितना तेज़ी से पानी में घुलेगा उतना ही वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होगा, और जो जितना कम होगा वो उतना कम प्रबल अम्ल या कम प्रबल क्षार होगा।
ठीक, इस जिसको हम दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा कम होती है, ठीक है, जल में, उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक आपका है सूचक, ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं, तो उसके बारे में। इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जिससे हम अम्लों तथा क्षारों की पहचान करते हैं, ठीक है। जो सूचक होते हैं उसमें अम्ल या क्षार की कुछ बूंदें डालेंगे या उसका रिएक्शन कराएंगे तो उसका कलर चेंज होने से या कलर नहीं चेंज होगा तो उसके द्वारा हम पता लगा लेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अम्लों तथा क्षारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ सूचक दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सूचक दिए हुए हैं जैसे कि फिनॉल्फेथिलीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस, हल्दी। तो फिनॉल्फेथिलीन का पीएच जो होता है कितने से कितने के बीच में होता है? 8.4 से 10 के बीच में, ठीक है। और अम्लीय माध्यम में, यानी जब इस पर अम्ल डाला जाता है या फिनॉल्फेथिलीन को जब अम्ल में डाला जाता है, दोनों में से कोई एक, फिनॉल्फेथिलीन है और अम्ल है, इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा? रंगहीन होगा वो, ठीक है, कोई रंग नहीं देगा। तो आप समझ जाएंगे कि जो दूसरा विलेन है फिनॉल्फेथिलीन को छोड़ के वो अम्ल है। मान लेते हैं एक दूसरा कोई मान लेते हैं एक फिनॉल्फेथिलीन है, आपका सूचक है फिनॉल्फेथिलीन, ठीक, और दूसरा आपका कोई विलेन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये अम्ल है कि क्षार है। उन दोनों का हम जब रिएक्शन कराएंगे तो अगर कोई भी उसमें कलर नहीं मिलता है, रंगहीन कलर मिलता है, यानी कि रंगहीन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, ठीक है। और अगर जो क्षार होगा यानी बेस होगा, बेस और फिनॉल्फेथिलीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको गुलाबी रंग का एक कलर प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर गुलाबी मिल गया तो इसका मतलब दूसरा जो आपका विलेन है वो क्या है? क्षार है। ऐसे पता लगा सकते हैं। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है जिसका पीएच मान होता है 3.1 से 3.4 तक, 4.4 तक, यानी 3.1 से 4.4 तक होता है। उसके बीच में वेरी करता है 3.1 या 4.4 के बीच में। तो मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय माध्यम में यानी कि अम्ल से रिएक्शन कराया जाता है तो वो लाल कलर देता है, और जब इसको क्षारीय मानी क्षार से जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपको पीला जो है आपको रंग प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिटमस है, तो लिटमस जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 5.0 यानी कि 5 से लेके 6 के बीच वेरी करता है। तो 5 से 6 के बीच वेरी करेगा, और इसको जब अम्लीय माध्यम में इसका रिएक्शन कराया जाएगा, यानी कि जो आपका लिटमस है, तो लिटमस अम्लीय माध्यम में कैसा कलर देगा? लाल, और क्षारीय माध्यम में कैसा कलर देगा? नीला, ठीक। और हल्दी देखेंगे, हल्दी भी एक सूचक का काम करता है जिसको हम प्राकृतिक सूचक बोल सकते हैं। तो इसका पीएच मान जो होगा वो 7.4 से 8.6 यानी 7.4 से 8.6 के बीच में वेरी करता है। और अम्लीय माध्यम में जो है हल्दी पीला रंग देता है, और क्षारीय माध्यम में हल्दी जो है लाल रंग देता है। तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिटमस जो होता है वो क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है। तो क्षारीय माध्यम में देखेंगे, अम्लीय माध्यम में आपका लिटमस जो होता है वो लाल रंग देता है, और क्षारीय माध्यम में लिटमस जो है नीला रंग देता है। तो ऐसे याद करेंगे, अम्ल वाला याद कर लेंगे, लिटमस वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अनल याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे इसके लिए? अनल। अनल एक आपका ट्रिक समझिए। आ से आपका हो जाएगा अम्ल, आ से क्या हो जाएगा? अम्ल। ना से हो जाएगा नीला लिटमस पेपर, ना से हो जाएगा नीला लिटमस पेपर, ठीक है, नीला लिटमस। और ला से क्या हो जाएगा आपका? लाल, ला से लाल। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनल से आप याद कर सकते हैं, अगर एक याद होगा तो दूसरा अपने आप उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो अम्ल यानी कि क्या करेगा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देगा। और जो
क्षार होगा वो लाल को नीला कर देगा, वो जस्ट पहले का अपोजिट हो जाएगा। तो आप इसी को याद करेंगे, दूसरा वाला बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीएच। पीएच क्या होता है? तो पीएच जो होता है वो किसी अम्ल में या किसी विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसका एक मान होता है, गणितीय रूप होता है, तो उसको हम पीएच मान बोलते हैं। पीएच मान जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी विलेन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला भी आता है जो आप लोगों को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। पीएच बराबर -log H+ कंसंट्रेशन, ये होता है फार्मूला। इसके द्वारा हम पीएच का मान निकाल सकते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर बाई चांस अगर पूछ लिया MCQ में तो आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका मान ये होता है, पीएच बराबर -log H+ आयन। ठीक, इस पीएच के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। तो देखेंगे पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा होता है तो विलेन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। यहाँ पर फिर देखेंगे कि पीएच अगर 7 के बराबर है तो विलेन कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, और यदि जो है पीएच का मान 7 से कम है तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय विलेन होगा। कैसा विलेन होगा? अम्लीय। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षारीय विलेन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से ऊपर होता है। तो आप लोगों को आई होप ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जीवों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो है हमारे आपके जो है ज़मीन यानी कि मिट्टी के लिए भी बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि पौधों एवं जंतुओं में कैसे इम्पॉर्टेंट होता है पीएच का मान। तो पौधे की बात को हम छोड़ के पहले हम अपने आप की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, जो मनुष्य शरीर होता है। तो मनुष्य शरीर में जो पीएच का मान होता है वो 7.4 के समथिंग आसपास होता है। तो यानी कि मानव का रक्त जो होता है वो 7.4 यानी कि क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है लगभग। तो मानव में भी पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएच अगर बदलेगा तो उसी हिसाब से फिर क्या होगा? शरीर में फिर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीएच का मान बदल जाने से फिर जो रासायनिक संरचनाएं होंगी वो भी बदल जाएंगी। ठीक है, तो बॉडी उसी हिसाब से फिर रिएक्ट करने लगेगी पीएच का मान बदलने से। और जो है यूरिन जो होता है उसका भी पीएच मान अपना अलग होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टी, फिर पौधे एवं जंतु। हाँ, मैंने मनुष्यों की बात की कि मनुष्यों में जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो वर्षा का जल होता है उसमें पीएच मान जो होता है 5.6 होता है, 5.6, यानी कि वर्षा का जल अम्लीय होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान जो होता है 5.6 होता है। तो वो जब पानी जो बरसता है और उसके बाद वो पानी जब बरस के नदियों में जाता है तो नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनके लिए वो हानिकारक होता है। तो पहले इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं कि पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए पीएच बहुत ही ज़रूरी होता है, जिनका पीएच जो है 7.4 से लेकर 7.8 के बीच वेरी करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। बारिश का ये जो पानी होता है, अम्लीय जो वर्षा होती है, ये जब नदियों में पहुंचती है तो वहाँ जो है नदी में अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार से मिट्टी का जो पीएच होता है, विशेषकर पौधों के लिए पीएच जो मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर मिट्टी का पीएच मान एक जो पौधा उसमें या जिस पौधे की खेती की जा रही है, जो चीज़ बैठाया जाता है मिट्टी में, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो उसका जांच होता है जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। तो उसमें मिट्टी के पीएच का मान जो है जांच किया जाता है कि मिट्टी में कितना पीएच है। ठीक है, इसका पीएच लेवल क्या है, ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर फसल के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी होगी।
तो इसका जांच करके जो है किसान को दे दिया जाता है। किसान फिर अपना क्या करता है, पीएच के माध्यम से वो खेती करता है। अगर पीएच मान कम होता है तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट कुछ यूज करता है, कुछ उर्वरक या कुछ दवाइयों का यूज करता है, छिड़काव करता है, जिससे मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है। ठीक, और वो जो है पौधों के लिए जो फसल होती है उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसल अच्छी पैदा होती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो मिट्टी के लिए भी पीएच का मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है, क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए पीएच का मान अलग अलग हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपका है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच। आप जानते होंगे दोस्तों कि हमारा जो आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्राव करता है, HCl उससे निकलता है, और जो HCl अम्ल होता है वो भोजन को पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो HCl क्या है, अम्ल है, तो उस अम्ल के यानी उसका भी पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और वो जो भोजन के पाचन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला है फिर पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। आप देखे होंगे कि जो दांत लोगों के सड़ जाते हैं या जिसमें कैविटी होती है, क्या होता है कि खाना खाने के बाद कहीं किसी होल में कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है फिर धीरे धीरे वो सड़न चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये सड़न जो होता है इसीलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है अम्ल आपका उसका पीएच मान चेंज हो जाता है, पीएच मान बदल जाता है। ठीक, तो पीएच का मान बदलने से ही वो क्या होता है, दांत क्षय होने लगता है, पीएच का मान चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विभिन्न जो है साल्ट्स के बारे में, लवण के बारे में, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो तीसरे लेक्चर में ये पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।